तो दोस्तों मिडवेस्ट आईपीओ के अपार सफलता के बाद ओरकला इंडिया भी अब अपना आईपीओ 29 अक्टूबर से लेके आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी रेडी टू कुक, रेडी टू ईट एंड इवन मसाला बनाने के लिए जानी जाती है। इसलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इस कंपनी के बारे में एकदम से डिटेल में डिस्कशन करेंगे एंड देखेंगे कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आता है, कंपनी फंडामेंटल वाइज कैसी है एंड कंपनी वैल्यूएशन वाइज कैसी है। एंड हाँ दोस्तों, लास्ट में इसके जीएमपी को देखते हुए बात करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इस आईपीओ के साथ क्या करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक वाले प्रोडक्ट को बनाती है एंड उसको सेल करती है। मतलब दोस्तों ये कंपनी इंडियन हाउस होल्ड्स के लिए ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक का सारे फूड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। मॉर्निंग में अगर आपको ब्रेकफास्ट चाहिए तो कंपनी के पास ब्रेकफास्ट का बहुत सारा प्रोडक्ट है एंड वहीं अगर डिनर करना है तो डिनर का भी बहुत सारा प्रोडक्ट कंपनी के पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है। बात करें तो इस कंपनी के पास मेनली 4 ब्रांड है जो आपके हर एक नीड को कैटर करते हैं। इसका पहला एंड मोस्ट पॉपुलर ब्रांड हो गया MTR, जो रेडी टू कुक एंड रेडी टू ईट के बिजनेस में इन्वॉल्व है। वहीं दूसरा ब्रांड ईस्टर्न हो गया जो आपको मसाले के बिजनेस में इन्वॉल्व है। वहीं इस कंपनी का तीसरा ब्रांड रसोई मैजिक है जो मिक्स स्पाइसेस के बिजनेस में इन्वॉल्व है। वहीं लास्ट एंड फोर्थ ब्रांड के बारे में बात करें तो वो दोस्तों हो जाएगा आपका लेबॉन, जो बच्चों के लिए जेली कैंडल्स बनाने का काम करती है। एंड दोस्तों ये कंपनी इन सारे प्रोडक्ट को लगभग 40 से ज़्यादा देशों को एक्सपोर्ट करती है, जो इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। यानी कंपनी का जो 20% के आसपास रेवेन्यू है वो आपको एक्सपोर्ट से देखने को मिल जाएगा। बट अगर बात करें दोस्तों इंडिया के बारे में तो इंडिया के साउथ इंडिया में ये कंपनी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। मतलब कंपनी का मेन प्रेजेंस आपको साउथ इंडिया में देखने को मिल जाएगा। वैसे तो कंपनी का प्रोडक्ट इंडिया के हर एक कोने में देखने को मिल जाता है, बट मेन जो डिमांड है, मेन जो प्रेजेंस है वो आपको साउथ इंडिया में देखने को मिल जाएगा। इसलिए अकेले साउथ इंडिया से इस कंपनी को लगभग 70% के आसपास रेवेन्यू आता है। वहीं बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो नो डाउट दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा नज़र आ सकता है, क्योंकि पिछले 1 साल में इसके रेवेन्यू में लगभग आपको 3% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। जबकि अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें तो इसके प्रॉफिट में लगभग आपको 13% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। हालांकि दोस्तों FY23 में इसका प्रॉफिट लगभग 340 करोड़ के आसपास था, जबकि अगर वहीं FY25 के बारे में बात करें तो इसका प्रॉफिट 340 से घट के 255 करोड़ के आसपास तक आ चुका है, जो FY23 से काफ़ी कम है। बट अगर बात करें FY24 के मुकाबले में तो दोस्तों FY24 के मुकाबले में इसका जो प्रॉफिट है इस साल लगभग आपको 13% के आसपास ज़्यादा देखने को मिला हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में काफ़ी अच्छा है। बट वहीं अगर बात करें FY26 के फर्स्ट क्वार्टर के बारे में तो फर्स्ट क्वार्टर में ये कंपनी लगभग 79 करोड़ के आसपास तक प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। इस हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस साल का जो कंपनी का प्रॉफिट हो सकता है वो लगभग 300 करोड़ के आसपास तक देखने को मिल सकता है। वहीं ये ग्रोथ ना ही इसके प्रॉफिट में हमें देखने को मिलेगा, जबकि अगर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन भी देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी आपको काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएगा। इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन लगभग अभी 10% के आसपास बना हुआ है, जो इसके पीर के मुकाबले एंड इंडस्ट्री के मुकाबले आपको काफ़ी बेटर नज़र आ सकता है। वहीं इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ लगभग 14%, ROCE 32% एंड EBITDA लगभग वही 16% के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। बट बात दोस्तों अगर करें इसके डेट टू इक्विटी के बारे में तो कंपनी के ऊपर आपको कोई भी डेट देखने को नहीं मिलेगा, जो इस कंपनी के फंडामेंटल के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। यानी दोस्तों ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटल वाइज ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छा नज़र आ सकती है। बट दोस्तों फंडामेंटल के तुलना में अगर बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में तो फिलहाल कंपनी का वैल्यूएशन जो रखा गया है वो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये कंपनी अपना आईपीओ वही लगभग आपको 39 के पी पे लेके आ रही है। जबकि या तो टाटा कंज्यूमर देख ले या फिर डाबर देख ले, इन दोनों का पी रेशियो इस कंपनी से आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। टाटा कंज्यूमर का पी रेशियो लगभग 85-86 के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि डाबर का पी रेशियो लगभग वहीं आपको 60 के आसपास देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों इस कंपनी को हम डायरेक्टली टाटा कंज्यूमर एंड डाबर से तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो कंपनी है वो इससे काफ़ी बड़ी कंपनी है। बट फिर भी अगर एक वैल्यूएशन निकालने के लिए ओवरऑल आइडिया लेते हैं तो जी हाँ, इसका वैल्यूएशन इनके इंडस्ट्री के मुकाबले एंड इसके पीर के मुकाबले आपको सस्ता देखने को मिल जाएगा। इसलिए फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी ज़बरदस्त डिमांड भी आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें इस आईपीओ के डिटेल के बारे में तो ये आईपीओ 29 से 31 अक्टूबर के बीच में ओपन रहेगा।
जिसका प्राइसमेंट 695 रुपये से लेकर 730 रुपये पर शेयर रखा गया है। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप इस कंपनी में काम करते हैं, आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो आपको एडिशनल 69 रुपये पर शेयर का छूट भी दिया गया है। वहीं बात करें आईपीओ के टोटल इशू साइज के बारे में, तो दोस्तों इसका टोटल इशू साइज 1667 करोड़ के आसपास तक देखने को मिल जाएगा, जो पूरा का पूरा दोस्तों ऑफर फॉर सेल रहेगा। मतलब इस आईपीओ से ये कंपनी जो भी फंड रेज करेगी, पूरा का पूरा पैसा जो है वो कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है। इस आईपीओ से इस कंपनी को कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। वहीं 1 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में हमें 20 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,600 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। बात करें दोस्तों वहीं रिटेल कोटा के बारे में, तो इस आईपीओ में रिटेल के लिए लगभग वही 35% के आसपास कोटा रखा गया है। मतलब इस आईपीओ टोटल इशू साइज 1667 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 584 करोड़ का जो फंड होगा वो केवल और केवल रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा, जो इवन रिटेल के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। वहीं ये आईपीओ 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में ओपन रहेगा, जिसका अलॉटमेंट आपको के फिनटेक पे 3 नवंबर के आसपास देखने को मिल जाएगा। बात करें दोस्तों इसके रिफंड के बारे में, तो अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 4 नवंबर को इसका रिफंड भी आपके खाते में भेज दिया जाएगा। एंड अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 4 नवंबर को ही इसका शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड बात वहीं करें फाइनली इसका लिस्टिंग का, तो जी हाँ दोस्तों 6 नवंबर को इसका लिस्टिंग भी मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा। सो फाइनली दोस्तों इन सारे फैक्टर को देखते हुए अगर बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे सबसे पहले बात करें हम लिस्टिंग गेंस के बारे में, तो फिलहाल दोस्तों इसके ग्रे मार्केट में वही लगभग 20% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। यानी अगर 20% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग आपको 3,000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। हालांकि दोस्तों वैसे तो हमें किसी भी आईपीओ के जीएमपी पे पूरा विश्वास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। बट फिर भी अगर तीसरे दिन तक इसके ग्रे मार्केट में ऐसे ही डिमांड बना रहता है तो इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग गेंस के लिए ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। वहीं बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो नो फैक्ट दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, प्लस वैल्यूएशन भी कंपनी का काफ़ी रिजनेबल रखा गया है। वहीं बात करें कंपनी के बिजनेस के बारे में, तो कंपनी का बिजनेस भी आपको काफ़ी सॉलिड देखने को मिल जाएगा। यानी कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है, जिस बिजनेस में इन्वॉल्व है, उसका डिमांड आपको एवरग्रीन रहने वाला है, क्योंकि फिलहाल अभी इंडिया में रेडी टू कुक एंड रेडी टू ईट वाला जो बिजनेस है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। एंड वही नहीं दोस्तों, ये कंपनी अपने स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो से पूरे पैन इंडिया को कवर करती है, जो डायरेक्टली टाटा कंज्यूमर, एवरेस्ट या फिर डाबर को टक्कर दे सकती है। बट दोस्तों इस कंपनी का ज़्यादातर जो प्रेजेंस है वो आपको साउथ इंडिया में देखने को मिल जाएगा। यानी साउथ इंडिया के सेल पे ये कंपनी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, जहाँ से इस कंपनी को लगभग 70% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। वहीं बात करें तो ये जो आईपीओ है वो पूरा का पूरा ऑफर पर सेल होने वाला है। मतलब इस आईपीओ से इस कंपनी को कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, सारा का सारा जो पैसा होगा वो प्रमोटर के पास जाने वाला है। एंड वही नहीं दोस्तों, इस सेक्टर में आपको कंपटीशन भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। मार्केट में ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं जो इस कंपनी को डायरेक्ट टक्कर दे सकते हैं। इसलिए इन सारे फैक्टर को देखते हुए मैं इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए एंड इवन शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी बात दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।